अबीब साहब, एक और मैं ये जो 9 मई के हवाले से भी हमने देखा और फिर एक कोर कमांडर मीटिंग में भी बड़ा रिजॉल्व हमारे सामने आया और उस रिजॉल्व को सपोर्ट किया बानी पीटीआई ने और कहा कि जनाब बिल्कुल इसकी होनी चाहिए तहकीक और सज़ाएं भी मिलनी चाहिए। और इलेक्शन के हवाले से भी कहा गया कि जनाब जाएं अपने रेलेवेंट फोरम पे, और इमरान खान साहब ने भी वही बात की। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है कि अब 9 मई में जो मुलव्विस लोग थे उनके ज़िम्मन में कोई हतमी जो है आगे बढ़ेगा सिलसिला जो कानूनी है? देखिए, यहाँ पर किसी को भी आज तक की तारीख में ये एतराज़ नहीं हुआ कि 9 मई में मुलव्विस लोगों को सज़ा देनी चाहिए। मतलब ये हमेशा से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी एक बात पे इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है तो उन लोगों पे पाया जाता है कि जिन लोगों ने आग लगाई, जिन लोगों ने कोई किसी घर का तक़द्दुस पामाल किया, तो उनको तो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो सवाल है असल वो कुछ पूरी तरह मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें शायद जो क्वेश्चन आया था ना कोर्ट में, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि मिलिट्री कोर्ट दस्तूर में तरमीम किए बगैर बन सकती हैं या नहीं बन सकती हैं, और वो उसमें भी स्पेसिफिकली 9 मई के लोगों का एक जिक्र किया था। वहां पे जाके राय में थोड़ा सा इख्तलाफ हो सकता है, मुख्तलिफ लोगों के आरा मुख्तलिफ होंगे, लेकिन इसमें तो कभी भी किसी ने नहीं कहा कि जनाब किसी शख्स ने अगर किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की ज़िंदगी को, किसी की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाया कि तो उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये तो जो इमरान खान साहब ने उन्होंने रीइटरेट किया है जो पहले भी वो कहते रहे। इकॉनमी पे हम आते हैं, प्राइवेटाइजेशन का अब इन्होंने कहा करें कर कोई नहीं, जो की प्राइवेटाइजेशन हमने उसमें ज़्यादातर जो है फैक्ट्रियां बंद हो गई। 100 के करीब जो यूनिट थे उसमें से 90% बंद हो गए, हाउसिंग सोसाइटियां बन गई। अब इंशाल्लाह हम कोई बेहतर करने जा रहे हैं। पेंशन को कह रहे हैं कि ख़त्म नहीं कर रहे, उसको नई शक्ल दे रहे हैं, लेकिन IMF का मुतालबा है। ये बड़े मुश्किल फ़ैसले हैं। 1300 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने हैं, 3000 अरब रुपए का डेफिसिट है। तो इस हुकूमत को आप कैसे देखते हैं इन जो प्रैक्टिकल असल इशूज़ हैं उनसे डील करते हुए? मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत कुछ बहुत ज़्यादा काम कर पाएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत का बनने का जवाज़, जो इलेक्शन होता है, उसी के ऊपर सवालिया निशान है। तो लिहाजा एक हुकूमत जो कम न सिर्फ मखलूत हो बल्कि उसके सियासी जवाज़ के ऊपर भी सवाल उठा हुआ हो, तो ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना एक मुश्किल फ़ैसला होता है, और ऐसे मुल्क में रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी एक मुश्किल अमर हो जाता है ऐसी हुकूमत के लिए। तो जब तक पाकिस्तान के अंदर एक अखलाकी और सियासी साख वाली गवर्नमेंट वजूद में नहीं आती, जिसके मुंतखब होने की या जिसके इंतखाब के ऊपर कुछ सवालिया निशान नहीं होगा, तो उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की जो भी कोशिश होगी वो शायद ज़्यादा समर आवर ना हो सके। अब अगर इस पर्टिकुलर 2 केसेस को देख लिया जाए, मिसाल के तौर पर प्राइवेटाइजेशन है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन जो है उसका नतीजा चाहे हाउसिंग सोसाइटियाँ हों या फैक्ट्रियों का चलना हो, अहम बात यह है कि जो इस वक्त जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं वो पाकिस्तान के खजाने पर इतना बड़ा बोझ बन चुके हैं कि उन्हें अगर एक रुपए में भी देना पड़े और हमें ये यकीन हो जाए कि अगले महीने से अगले साल से हमने इन पे कोई पैसे नहीं देने, तो हम डेफिनेटली अपनी काफ़ी मुश्किलात से निकल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जी बात मुकम्मल करें आप। जी, दूसरी बात है कि जो 1300 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं, देखिए ये जो जब भी एक नया टैक्स लगाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के FBR के हाथ में नई छुरियां, नए औजार, हथियार दिए जाते हैं, जिससे इसकी जो लोगों को फ्लीस करना शुरू कर देती है, और जो पहले से टैक्स पेयर हैं उनको ही ज्यादा रगड़ा लगता है। पाकिस्तान के अंदर 1300 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की बजाय अगर हुकूमत और हमारा FBR बाकायदा तौर पर टैक्स नेट को वसी करे, यानी वो शख्स जो टैक्स नहीं दे रहा उस तक पहुंचे और उससे टैक्स लेना शुरू करे, तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान के मामला हल हो सकते हैं। अच्छा, अबीब अकरम साहब, आपकी मेरी बहस रहती है और बड़ा हम कभी एक चैनल में भी रहे लेकिन आमना सामना नहीं हुआ। लेकिन अब मैं थोड़ा सा एक और दिलचस्प पहलू की तरफ आता हूँ। यानी एक तरफ तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि इंडिया की मैक्रो इकनॉमिक पोजीशन हमसे बहुत बेहतर है, डेमोक्रेसी के हवाले से भी हम देखते हैं, मगर आजकल वहाँ एक तमाशा लगा हुआ है। और मुकेश अंबानी साहब का एक बेटा है, उसकी शादी हो रही है जो सुना है कि $50 करोड़ में होगी। बहरहाल मैं और आता हूँ इस तरफ। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेता हूँ आपका।
अब ये तकरीबन उन हारों की कीमत मैं नहीं बताता जो हार पहनाए जा रहे हैं कितने करोड़ों के हैं, मगर कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने आज ही काम किया कि इंडिया में जो पावर्टी लाइन है, खत्ते अफलास है, वो क्या है। तो रूरल इंडिया का निकला, आप भी देख लीजिएगा, 1059 रुपीज़ .42, यानी गोया जो 1060 रुपये रूरल इंडिया में कमाता है वो रियासत की नज़र में गरीब नहीं है। शहरों में 1286 रुपये ये है। अच्छा, एक मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है जो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है, उसमें 70% लोग इंडिया के हैं। और एक तरफ ये एक माशी फाशी जो आप देख रहे हैं, और मैं इन बातों में नहीं जाता कि धीरू भाई अंबानी जो है उनके बारे में जो एक किताब छपी थी, उन्होंने किस तरीके से मार्केट से उठवा लिया था, या जो बिरला साहब की किताब एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, वो उन्होंने तीनों के तीनों एडिशन खरीद लिए थे। तो हजूर ये जो एक तमाशा लगा हुआ है, ये इसको आप देखते हैं कि एक तरफ गुर्बत की जिल्लत है और किसान जो है वो चढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त दोबारा से दिल्ली पर। तो ये जो अनइवन डेवलपमेंट है, ये तो यही नहीं गले पड़ गई आपकी लिबरल डेमोक्रेसी की? देखिए, ये बिल्कुल एक पूरी दुनिया में एक सवाल है कि क्या लिबरल डेमोक्रेसी जिस तरीके से वहां पे और फिर उसमें कैपिटलिज्म ग्रो करता है और अमीर अमीर तर हो जाता है, गरीब गरीब तर हो जाता है, तो वहां पे एक प्रॉब्लम तो आता है। लेकिन इसका मतलब कैपिटलिज्म बहुत बुरा नहीं, लिबरलिज्म बहुत बुरा नहीं है। मसला यह है कि हमेशा दुनिया भर में मसला पैसे की तकसीम होता है, पैसे की तख्लीक नहीं। यानी रुपए, दौलत की तख्लीक जो है वो तो किसी और अंदाज में होती है, और जो वेल्थ क्रिएशन है, यानी मेरा मतलब कहने का, लेकिन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे हमेशा सवालिया निशान रहते हैं। ये तो बहुत सारे मुल्कों में डेमोक्रेसी की जो कमजोरी है, उनकी इंस्टीट्यूशनल कमजोरी जो है वो वहां पर प्रॉब्लम बनती है, इस तरह की अनइवन ग्रोथ का, कि जिस तरह आपने बताया कि खत्ते अफलास से नीचे जो लोग हैं वो बिल्कुल एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रहे हैं, और जो ऊपर के लोग हैं तो बहुत एक दफा मैं आपको रोक के एक फिगर देना चाहता हूं ताकि आप अपनी बात जारी करें। पिछले चंद सालों में जितनी दौलत इंडिया में पैदा हुई उसका 40% 1% लोगों के पास गया। जो बॉटम के 50% हैं उनके पास 3% गया। तो हजूर ये फिर लिबरल डेमोक्रेसी जो है। अच्छा, उसके बाद आपकी असेंबली में किसी गरीब आदमी, चाहे वो इंडिया की हो, किसी गरीब आदमी का बाहर से गुजरना मुमकिन नहीं है, कुजा के वो इलेक्ट हो जाए। और जी हजूर जारी रखिए। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है कि ये आपने इंडिया की एक स्पेसिफिक एग्जांपल दी है, लेकिन आप अमेरिका की एग्जांपल भी तो देखें, वहां पे भी डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। आप अगर इंग्लैंड में चले जाएं तो वहां पे भी डिफरेंसेस, यानी टॉप में और लोएस्ट में काफी फर्क है। लेकिन मसला यह है कि वहां का जो लोएस्ट है इंडिया के या पाकिस्तान के लोएस्ट से बहुत ऊपर है, क्योंकि वहां पे स्टेट एफिशिएंट है। चीन ने यह तजुर्बा किया है, दुनिया में ये तजुर्बात हो चुके हैं, साउथ कोरिया में ये तजुर्बात हो चुके हैं। देखिए, जहां पे भी एफिशिएंट गवर्नमेंट होगी, गुड गवर्नेंस होगी, लोगों को उस गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो सबसे जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है वो हमेशा थोड़ा सा ऊपर आएगा, और नो डाउट ऊपर वाला ऊपर जाएगा, लेकिन उसका कम जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एक काबिल बर्दाश्त सतह पे रहता है। लेकिन जो इंडिया में आप देख रहे हैं, या जो कुछ पाकिस्तान में होता है, या इवन जो बांग्लादेश में हुआ है, वहां पे प्रॉब्लम क्या है? अच्छा वक्त कम है, एक दिलचस्प चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दिलचस्प चीज, आप मुझे पता है काजी साहब, आप मुझे पता है कि आप स्टेट एफिशिएंसी के मसले को आप हमेशा एक नजरियाती रंग देते हैं, जिससे मुझे बात नहीं, मैं इख्तलाफ की बहुत अच्छी बात। जावेद नकवी साहब एक बड़े रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, डॉन में लिखते हैं, इंडिया में, दिल्ली में उसके, उन्होंने एक कॉमेडियन ने एक बात की है इंडिया में। उसने कहा है कि अदानी को, अंबानी को और दीगर जो लोग हैं, ये क्यों ब्रीफ केस भर भर के देते हैं इसको इलेक्शन में मोदी को, ये खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते। हालांकि मेरे ख्याल में हमने इस नसीहत पर खुद अमल कर लिया है, हमने बीच में से वो फारग कर दिया है। तो हजूर बात ये है कि अगर इस डेमोक्रेसी को 5-7 टाइकून्स ने इंडिया में कंट्रोल करना है, और वही कर रहे हैं, उन्हीं का काम हो रहा है, इसलिए सरापा एहतजाज फिर चढ़ाई कर रहे हैं किसान वहाँ पे, तो आप समझते नहीं है कि ये जो सरमाए के चुंगल में है डेमोक्रेसी, यही इसकी जो है एक इसकी मौत की, या इसकी जो एक सुसान इर्तहाल होता नजर आता है, उसकी वजह है? मसला ये है कि आपने जो डेमोक्रेसी का फैसला इंडिया के आदाद शुमार पे करना शुरू कर दिया है।
डेमोक्रेसी के मुस्तकबिल का फैसला और भी कई इंडिकेटर्स पे हो सकता है। मिसाल आप इसकी देख लीजिए कि यूरोप के अंदर क्या हुआ। यूरोप के अंदर क्या डेमोक्रेसी ने जो समरावर हुई या नहीं हुई। इसी तरह अमेरिका में आप देख लीजिए कि किस तरह उस सिस्टम ने पिछले 200 साल में खुद को मौका ब मौका खुद को उससे एडजस्ट किया। इसी तरह आप देख लीजिए कि जहां एक तरफ मार्gaरेट थैचर का उनकी थी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, और आज जो ऋषि सुनाक जो वहां पे कर रहे हैं उसके भी असरात सामने आ रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी मसले का एक ऐसा हल तजवीज़ करती है जो सब के सब के लिए काबिल कबूल होता है। हर बंदे को अपनी जो है हर बंदा उसमें अपनी हैसियत का असर नौ तयन करने का मजाज होता है। यहाँ पे तो प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर या इंडिया जैसी जमहूरियतों के अंदर ये आ गई है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी इक्वल नहीं है। जो इक्वालिटी डेमोक्रेसी देती है वो असल अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी देती है। यहाँ पर प्रॉब्लम इन जो जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में आ गया है कि यहाँ पर जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो भी खत्म